जरा सोचिए, आपने सालों की मेहनत से एक कामयाब स्टार्टअप खड़ा किया और फिर अचानक आपको ये एहसास होता है कि आप ही उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना लगभग हर फाउंडर करता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस रुकावट को तोड़कर अपनी कंपनी को सही मायनों में स्केल करने के लिए कैसे तैयार किया जाए। ये कामयाबी का एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? आप डील्स क्लोज कर रहे हैं, आप हर काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, और फिर भी आपकी यही कामयाबी आपकी कंपनी का दम घोट रही है। आइए इस बहुत ही अहम मोड़ को समझते हैं, जहां एक फाउंडर की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। शास्त्र का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है, नहीं? ये वो पल है जब आपको लगता है कि आप दुनिया जीत रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी महसूस होता है जैसे आप डूब रहे हों। ये एहसास कि कंपनी का इंजन भी आप हैं और लंगर भी आप ही, ये एक ही वक्त में आपको जोश से भी भर देता है और थका भी देता है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 10 में से 9 कंपनियां अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ अलाइन ही नहीं कर पाती। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये एक ऐसी दरार है जो सबसे मजबूत स्टार्टअप की नींव तक को हिला सकती है। तो सवाल ये है कि इस दरार को भरा कैसे जाए? इसका जवाब है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। इसे अपनी कंपनी का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट समझिए। देखिए, आप कोई झोपड़ी नहीं बना रहे, आप एक ऐसी गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं जो आपके बिना भी खड़ी रह सके। ये सिर्फ लोगों को हायर करने से कहीं ज्यादा है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो लंबे समय तक चले। आसान भाषा में कहें तो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इस बात की कला है कि कंपनी के सारे पुर्जे एक साथ कैसे फिट होंगे। ये पूरी तरह से अस्त-व्यस्त माहौल को एक साफ सुथरे सिस्टम में बदलने के बारे में है। इससे ये पक्का होता है कि हर किसी को पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके प्रति जवाबदेह हैं और फैसले लेने की पावर असल में किसके पास है। देखिए, एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, अकाउंटेबिलिटी। अपनी टीम को इतनी पावर देना कि वो खुद फैसले ले सकें और आगे बढ़ सकें। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। ये पक्का करना कि फैसले बंद कमरों में ना लिए जाएं, जिससे टीम में भरोसा बढ़ता है। और आखिर में, कस्टमाइजेशन। हर एक रोल को सीधे उस काम से जोड़ना जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कोई भी कोशिश बेकार नहीं जानी चाहिए। तो चलिए, प्रिंसिपल्स तो समझ लिए, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। देखिए, आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक वन साइज फिट्स ऑल मॉडल नहीं होता। आइए उन 4 मुख्य रास्तों को समझते हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। तो ये है आपकी कंपनी के लिए 4 मेन ब्लूप्रिंट्स। ज्यादातर स्टार्टअप्स फंक्शनल मॉडल से शुरू करते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट का काम साफ साफ बटा हुआ है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप नेटवर्क मॉडल अपना सकते हैं, जिसमें कोर टीम छोटी रहती है और बाहर के टैलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर बाद में मैट्रिक्स और डिविजनल मॉडल आते हैं, जो उन बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनियों के लिए हैं जो एक साथ कई प्रोडक्ट्स या मार्केट्स में काम कर रही होती हैं। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जिससे हर फाउंडर को थोड़ा डर लगता है, सेल्स की कमान किसी और को सौंपना। ये आपकी कंपनी का दिल है और इसे छोड़ना बहुत ही पर्सनल और डरावना दोनों लगता है। तो देखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। जरा इस फाउंडर की कहानी सुनिए। उन्होंने $2 मिलियन की सालाना कमाई पर एक वीपी ऑफ सेल्स हायर किया और सिर्फ 6 महीने के अंदर उनकी क्लोज रेट 40% तक गिर गई। ये एक बहुत बड़ा सबक है। आप एक फाउंडर के भरोसे और प्रोडक्ट नॉलेज को सही समय से पहले किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस जाल में फंसने से कैसे बचे? इसका एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला कदम, 2 ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर करें जिनमें आपके जैसा ही जुनून और ज्ञान हो। समझिए कि वो आपके क्लोन बन गए। दूसरा, उन्हें अपनी सेल्स प्रोसेस को तोड़ने और फिर से बनाने का मौका दे। वो आपकी प्लेबुक को असली दुनिया में टेस्ट करेंगे। और सिर्फ उसके बाद आता है तीसरा कदम, एक सेल्स लीडर को लाना, एक विंगमैन जो उस टेस्ट की हुई प्रोसेस को लेकर उसे और बड़ा बना सके। ये समझना बहुत जरूरी है। आपका पहला सेल्स लीडर आपका परमानेंट सेल्स लीडर नहीं है, वो आपका विंगमैन है, एक प्लेयर कोच जो आपके साथ मिलकर काम करता है, जो नींव बनाता है। वो उस सुपरस्टार के लिए स्टेज तैयार करते हैं जो बाद में आएगा। एक बेहतरीन सेल्स टीम का होना कमाल की बात है, लेकिन बिना एक दमदार इंजन के वो कहीं नहीं जाने वाले। तो अब हम बात करने वाले हैं उस ग्रोथ इंजन को बनाने की, वो सिस्टम जो आपकी कंपनी को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाएगा।
स्केलिंग का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं होता, इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से बड़ा होना। आपको अपने प्रोसेस को एकदम स्ट्रीमलाइन करना होगा, हर वो चीज़ हटानी होगी जिससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ये एक तरह से आपकी कंपनी की रेसिपी बुक बनाने जैसा है, एक ऐसा प्लेबुक जिससे बार बार कामयाबी मिल सके। और इस रेवेन्यू इंजन को पावर देने के लिए आपको सही औजारों की जरूरत पड़ेगी। एक CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, आपके कस्टमर डेटा को संभालने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी काम छूटे नहीं। ये सारे पुर्जे सेल्स ऑप्स, मार्केटिंग और कस्टमर सक्सेस के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो ग्रोथ को लगातार बढ़ाती रहती है। लेकिन एक पावरफुल इंजन भी उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसे चलाने वाले लोग होते हैं। तो अब प्रोसेस से हटकर लोगों पर फोकस करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा सिस्टम भी एक निराश टीम के साथ फेल हो जाएगा। यहीं पर करियर लैडर्स का रोल आता है। ये सिर्फ टाइटल की बात नहीं है, ये टीम के सदस्यों को एक भविष्य दिखाने की बात है। जब लोगों को पता होता है कि कंपनी में उनके लिए आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता है, तो वो सिर्फ रुकते ही नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। अब हम आते हैं फाउंडर की भूमिका के आखिरी पड़ाव पर, रोजमर्रा के काम करने वाले से एक दूरदर्शी आर्किटेक्ट बनने का सफर। एक बात साफ कर दूं, स्केलिंग का मतलब सेल्स छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है अपने फोकस को बदलना। अब आप हर डील क्लोज नहीं कर रहे, अब आप वो डील्स क्लोज कर रहे हैं जो गेम को बदल सकती हैं। एक फाउंडर के तौर पर आपका जो भरोसा है वो एक सुपर पावर है जिसे आप उन बड़े कंपनी डिफाइनिंग मौकों के लिए बचा कर रखते हैं। सास्क का ये आखिरी विचार सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। ये बदलाव इस बारे में नहीं है कि आप बेचना कब बंद करते हैं, ये इस बारे में है कि आपने जो बनाया है उसे स्केल करना कब शुरू करते हैं। आप आग बुझाने वाले से एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं। तो हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपकी कंपनी स्केल करने के लिए डिजाइन की गई है या ये सिर्फ आपके चारों ओर डिजाइन की गई है? इस सवाल का जवाब ही सब कुछ